जारी रखे हुए हैं। अब मतदाताओं से रूबरू होने का सिलसिला है हमारा। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किन मुद्दों से, किन विषयों से, किन बातों से प्रभावित रहा मतदाता और उसने अपना मताधिकार का उपयोग किया तो क्या बात थी उसके जहन में, क्या सोच रखी थी उसने अपने जनप्रतिनिधि और अपनी पसंद की सरकार को चुनने में। उस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं एक बार आप पैनल से परिचय करवा दूं। मेरे दाईं ओर हैं सोशल वर्कर गुरमीत कालरा स्वीटी साहब और प्रिलूड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुशील चंद्र गुप्ता साहब। आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और सामाजिक काफ़ी सक्रियता रखते हैं। मेरी बाईं ओर हैं राजीव जैन साहब, आप रिटायर्ड बैंकर हैं और इस सोशल क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। सुमित विभव साहब, आप प्रमुख उद्यमी हैं और कांग्रेस में की राजनीति में काफ़ी दखल रखते हैं। तो सबसे पहले हम विषयों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 1 बजे तक जो मतदान हुआ है उसका आंकड़े आ चुके हैं। आगरा शहर सुरक्षित लोकसभा पर 36.88% मतदान हो चुका है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा में 39.10% मतदान हो चुका है। तो यदि हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से हम देख रहे हैं लगभग 2% मतदान ज़्यादा हो रहा है फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में। और ये हम माने लगभग हर 1 घंटे में 6%, अब तक जो आंकड़ा आया है वो ये बता रहा है कि 6% मतदाता प्रत्येक घंटे में अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यदि यही स्पीड रही तो 60% तक मतदान की आकलन किया जा सकता है। लेकिन ये सर्वविदित तथ्य है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य मतदान की प्रक्रिया काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों, जो आपने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है तो कृपया घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें, गर्मी की परवाह ना करें। यदि आप अपने पसंद का प्रत्याशी चाहते हैं, अपने मन की सरकार चाहते हैं तो अपना वोट अवश्य डालें। गुरमीत जी, आप वो अपना वोट कास्ट कर आए होंगे, क्या बात थी जब आपने बटन दबाया मशीन का, तो किन विषयों को ध्यान में रखा, किन बातों को ध्यान में रखा? एक्चुअली जो ये इस बार का चुनाव है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव ऐसा है कि जो पूरे देश की दिशा निर्धारित करेगा कि ये देश किस ओर जा रहा है। बात सिर्फ जनप्रतिनिधि की नहीं है, बात है कि हम इससे अपने देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं और जो प्रधानमंत्री होता है वो घर का मुखिया, देश का मुखिया होता है। वो इतना सक्षम होना चाहिए कि उसमें निर्णय लेने की एक इच्छा होनी चाहिए, निर्णय लेने का एक बल होना चाहिए, इतना उसमें कि मैं देश को किस ओर ले जाऊंगा। सिर्फ यही नहीं कि वो देश के अंदर जितने भी हैं उनकी सुरक्षा, उनका खाना पीना, उनका रहना, मान सम्मान और स्त्रियों का मान सम्मान, नारी सशक्तिकरण, जॉब देना, लोगों को सुरक्षा करना, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी कहीं ऐसी अगर नौबत आती है तो वो देश का भी मान बढ़ाए, देश की भी सुरक्षा कर सके। तो एक मनोबल होना इतना बहुत जरूरी है। तो हमें सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि हम देश का प्रधानमंत्री एक चुनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री सक्षम होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये भी देखना होगा कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों का एक आंकलन करना होगा और देखना होगा हमारा देश किस ओर जा रहा है। सुशील जी, आपसे फिर वो इसी प्रश्न को दोहराऊंगा। क्या ध्यान था आपने जब अपना वोट कास्ट किया, तो आप कैसी सरकार और कैसा जनप्रतिनिधि की उम्मीद रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हो आपने? जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो कि सुख में दुख में सब जगह पूरे टाइम हाजिर हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चुनावों के टाइम पे ही हम उनके दर्शन कर पाए। जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि हमें लगे ये हमारे परिवार का ही सदस्य है, चाहे छोटे से छोटा कोई सुख का दुख का कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो और हमें ये लगे कि हाँ, ये जनप्रतिनिधि हमारा है,
हमारे शहर की भी विकास करेगा और हमें रक्षा भी देगा, सुख दुख में हमारे काम आएगा और न्याय प्रिय है, न्याय करेगा। सुशील जी, आप उनके दिमाग में क्या था जब आपने वोट कास्ट कर रहे थे? देखिए साहब, वैसे तो मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरह से हम लोगों ने इस दफ़े बच्चों की छोटी छोटी गतिविधियाँ, इस तरह की फिल्में बनाई जिसमें कि वो लोग पेरेंट्स से जाकर और अपनी रिक्वेस्ट करें कि वो लोग वोट दें, और इसमें हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं। लेकिन राजीव जी, फिर भी मैं कहूँगा कि जो वोट परसेंटेज अभी तक है और जो आकलन आप लोगों का है, मुझे तो लगता नहीं कि हम 55% से ज़्यादा जा पाएंगे। वो इतनी बड़ी देश में एक इतना बड़ा मतदान का और वोटिंग का हो रहा है और उसमें 55% अगर वोटिंग होती है तो इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या करें। जहाँ तक सवाल है कि वोट किस समय देना है, किसको देना है, क्या है, ये एक पर्सनल अपना सोच होती है, उसके ऊपर आदमी वहाँ वोट देता है। ठीक है, हर एक की ये रहता ही है कि भाई सरकार बने, सरकार ऐसी बने जिसमें कि सब तरह का हो, लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि विपक्ष भी बहुत जिम्मेदारी निभाता है और विपक्ष भी बहुत प्रबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये बात सही है कि जो देश में इस समय चल रहा है उसमें हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें देश को किस तरह से आगे बढ़ा सकें, किस तरह से आगे कर सकें। सुमित जी, बेसिकली राजनीति से जुड़े हुए हैं आप और बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं। स्पेशली मैं 2014 से अगर शुरुआत करूं तो मोदी जी का पदार्पण हुआ और 2019 और अब 2024, तो इन तीनों चुनावों में आप, हम मुद्दों की बात करें या चुनाव लड़ने के तरीके की बात करें, इसमें आप क्या विशेष अंतर देख रहे हैं? राहुल भाई, देखिए, जो पिछले तीसरा चुनाव हो रहा है मोदी जी का, इसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से 3 अंतर देख पा रहा हूँ। देखिए, 2014 का चुनाव था, वो कहीं ना कहीं यूपीए के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी वोट था और कुछ ऐसे मुद्दे उस समय उठे थे जिनका कि भाजपा ने और मोदी जी ने जिनको एनकैश किया, जिससे कि वो सरकार में आए। 2019 में लगभग वो स्थिति फिर पलट रही थी, लेकिन उसके बाद पुलवामा हुआ और पुलवामा के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना जागी, जिसके तहत लोगों ने, और ये हमेशा होता है जब भी कोई इस प्रकार का, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, तब भी लोगों ने जो मौजूदा सरकार होती है उसी को वोट देते हैं। या 1971 में जब चुनाव हुआ और जो 1971 की लड़ाई के बाद जब चुनाव हुआ तो भी मौजूदा सरकार को वोट दिया गया था। तो पुलवामा के चक्कर में 2019 का चुनाव हुआ। 2024 में अभी कोई इस प्रकार का मुद्दा सामने नहीं हुआ और देश की जनता ने 10 साल के जो कार्यकाल के अंदर देखा और जो लोगों की उम्मीदें थीं, उस उम्मीदों के अंदर कहीं ना कहीं सरकार उनकी उम्मीद पूरी नहीं कर पा रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है जो शायद सत्ता पक्ष और शायद मीडिया दोनों नहीं पढ़ पा रहा था, जो अब नज़र आ रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है इस देश के अंदर और लोग बार चाहते हैं कि एक तरफा राजनीति ना चले। इस देश के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं, जो इश्यूज लेकर के सरकार चुनाव में गई थी, उसको जनता एक्सेप्ट करने को। सुमित जी, केवल ये कह देने मात्र से कि पक्ष और विपक्ष दोनों स्ट्रांग हों तो हो तो नहीं जाते? क्या विपक्ष को लगता है अपने विपक्ष ने कोई इस प्रकार के प्रयास किए कि वो स्ट्रांगली एक फ्रंट प्रस्तुत कर सके बीजेपी के सामने? ऐसा होता है कि राजनीति के अंदर पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपने पॉलिसीज रखते हैं, अपने आने वाले समय के कार्य अब क्या करने वाले हैं। सुमित जी, गठबंधन की अगर मैं बात करूं कि विपक्ष ने बहुत प्रयास किया कि वो लोग एक होकर और बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं और सब जानते हैं कि अलग अलग वो मोदी जी या बीजेपी का सामना नहीं कर सकते, लेकिन वो संगठित हो ही नहीं पाए प्रयासों के बाद भी। फिर कहाँ से लगता है? आप मुझे बताइए, सब जगह अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप वेस्ट बंगाल में नहीं लड़ रहे? वेस्ट बंगाल के अंदर तो कल भी ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस।
कल का भी स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का। मतलब उनके कैंडिडेट उनके अगेंस्ट देखिए, लड़ रहे हैं, बीइंग पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। ऐसा होता है कि कई जगह आज आप एक बार बताइए, जब कहीं परिस्थितियां बदलती हैं, आज कर्नाटक के अंदर देखिए, आज भाजपा और जनता दल सेक्युलर एक ही एनडीए के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कल भी मोदी जी ने जेडीएस के खिलाफ बोला, सारे भाजपा के नेता जेडीएस के खिलाफ। वो उनकी मर्जी के ऊपर आज जेडीएस के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी ने कल पब्लिक मीटिंग में जेडीएस के खिलाफ नहीं बोला, इंडिविजुअल के खिलाफ बोला उन्होंने, जेडीएस के खिलाफ नहीं बोला। दोनों चीज़ों में फ़र्क है सुमित जी। चलिए, अच्छा, मैं राजीव जैन जी पे आता हूँ। इंडिपेंडेंट है, हालांकि इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी राजीव जैन जी, मोदी जी ने इस चुनाव को एक तरीके से प्रेसिडेंशियल चुनाव बना दिया। अभी सुमित जी ने बात करी कि 2014 में एंटी इनकम्बेंसी थी, 2 कार्यकाल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमको वो एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रही है। और बीजेपी में एक कॉन्फिडेंस, या उसे आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, वो है। और वो इस चुनाव को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी या मोदी जी वर्सेस कौन, ये शायद विपक्ष के पास नहीं है। तो आपका क्या मानना है? देखो, मेरा तो बहुत स्पष्ट है इसमें कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी इस बात को जरूर कहते हैं कि राहुल गांधी के अगेंस्ट में इलेक्शन, क्योंकि अगर राहुल गांधी को का पॉलिटिकल करियर खत्म करना तो 10 साल में उन्होंने राहुल भजन नहीं चल रहे थे देश में। राहुल गांधी को सरवाइव करने के लिए एकमात्र अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो भाजपा। बिल्कुल हाथ से बात निकल गई थी कांग्रेस के, भाजपा ने पूरी तरह पैर जमा लिए थे, अच्छी तरह पैर जमा लिए थे, लेकिन राहुल के इतने भजन हुए कि राहुल सरवाइव कर गए। नंबर 2, मोदी जी की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक जो गुजरात मॉडल की बात से शुरू हुए, लोगों ने बड़े वोट दिए और विकास यात्रा ऐसी चली कि हम मंगल ग्रह तक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मंगल ग्रह जाते जाते हम मंगल सूत्र तक पहुँच गए जी। ये अब कैसी विकास यात्रा है? बेसिकली मतलब आपका मानना है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट अब नजर आ रही है, मतलब इनिशियली कॉन्फिडेंट थे। मुझे हमेशा ही, मैं इस बात को कभी नहीं कहता। देखिए, अगर किसी के 36 से 40-45% वोट हो गए तो उसके अगेंस्ट में आज भी 50 से 55, तो बौखलाहट तो शुरू से ही। अगर बौखलाहट शुरू से नहीं, ये थियोरेटिकल बात है, ये अल्टीमेटली तो इलेक्शन जीतना ही है। अब ये परसेंटेज ऑफ वोट, उसमें से आधे वोट तो पड़ नहीं रहे हैं। वो देखिए ये डेमोक्रेसी है, और आप किसको कितने परसेंटेज, अल्टीमेटली जो जीत रहा है वो जीत रहा है। ये इसको तो मैं भी डिनाई नहीं कर सकता, तो बात खत्म हो गई, भी नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बात है, अब आप कहोगे जो वोट पड़े हैं वो उनके अगेंस्ट है, ये था कि विपक्ष खत्म है, तो विपक्ष खत्म हो गया, राहुल गांधी के लिए ये आप समझ नहीं। चलिए गुरमीत जी से जाने दें। ये कभी नहीं कहा कि विपक्ष खत्म है, लेकिन विपक्ष नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा विपक्ष संगठित नहीं हो पाया उनके अगेंस्ट, एक यूनाइटेड फ्रंट प्रस्तुत नहीं कर पाया, और बीजेपी को उसका लाभ मिल रहा है। देखो, ये गलतियां तो इनकी रही नहीं आज की डेट में। जैसे मेरा मन ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं, आपने जैसे बताया कि मैं किससे हूँ, लेकिन मैं तो कई बार बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है पॉलिटिक्स में। नीतीश कुमार जिसको जोड़ने के लिए आए, वही मेरे यूटर्न मार गए। तो विपक्ष को जोड़ना इतना आसान होता नहीं सत्ता के अगेंस्ट। हमेशा ये दिक्कतें आती थी। अटल जी वगैरह भी आप देखो, जब भी कोशिश करते थे, मेरे ख्याल से उससे बढ़िया लीडर तो भारत में हुआ नहीं, है ना। डेमोक्रेटिक पैटर्न के लिए भाजपा का उससे बढ़िया नेता आज तक बहुत हुए इस देश के। सही बात है। भाजपा का उनसे गुरमीत जी देखिए, आपने अभी बात करी, बीजेपी के पक्ष की बात करी, और आपने कहा कि भाई देश में एक ऐसा नेता होना चाहिए जो एक देश को आगे ले जा सके, पूरी दुनिया में एक देश की छवि बन सके, और एक सुरक्षित माहौल देश में दे सके। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो आज ये पूरा चुनाव का जो नैरेटिव है, उसमें कहीं भी विकास शब्द तो आ ही नहीं रहा। विकसित भारत की बात मोदी जी ने शुरू करी, लेकिन वहाँ से मंगलसूत्र पे पहुँच गए, राम मंदिर पे पहुँच गए। अब विकसित भारत की बात तो होनी बंद हो गई। तो ये कहाँ विकास की बात करें? पहले हम देश के विकास की बात कर लेते, फिर हम अपने शहर पर भी आएंगे। तो आपको कहाँ विकास नजर आ रहा है राहुल जी? और क्या मजबूरी बन गई कि अब अगर आप जितने भी भाषण सुनेंगे तो मंगलसूत्र और पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही हैं, विकास की कहीं बात नहीं हो रही है। ये क्या वजह लग रही है आपको?
राहुल जी, पता नहीं आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। मैं तो मोदी जी की दृष्टि से देख रहा हूँ। हाँ, आप मोदी जी की अगर दृष्टि आप से सामान्य दृष्टि, सामान्य नागरिक की तरफ से भी देखिए तो कोई ऐसा देश में शहर नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन हो या सड़क हो, कोई ऐसा आपको जगह नहीं मिलेगी जहां पे कुछ ना कुछ विकास नहीं हो रहा। सब जगह विकास हो रहा है, सब जगह कार्य चल रहा है। और कोई भी विकास करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले उसका प्लान बनाया जाता है। हम कोई बिल्डिंग भी बनाते हैं, सुमित जी, भाई साहब, सुशील जी, सब ये बैठे हैं, जानते हैं, बिल्डर हैं, ये भी इस बात को समझेंगे। जब हम कोई भी बिल्डिंग या कोई भी निर्माण करते हैं, सबसे पहले उसका प्लान बनाते हैं। तो कम से कम मोदी जी के पास एक विकसित भारत का सपना तो है, एक प्लान तो है। और आगरा में मेट्रो बना, आप देखिए, मांग करी थी आगरा में, उस पर बाद में आएंगे। जी, गुरमीत जी, विकसित भारत की बात शुरू तो हुई थी, जी। लेकिन आप अब पिछले जो पहला चरण को चुनाव हुआ, उसके बाद मोदी जी मंगलसूत्र पे आ गए, 4 कमरों से 2 कमरे ले जाएगी कांग्रेस, इस पर आ गए, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, उस पर आ गए। ये तो कहीं भी अब विकास की बात तो हो ही नहीं रही। तो ये क्या बौखलाहट नहीं लग रही आपको बीजेपी? नहीं, ये बौखलाहट नहीं है। तो क्या है? जब हम विकास करते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये बात आपको विश्वास लगता है कि नहीं, मंगलसूत्र छीन लेगा? आप शब्दों पे मत जाइए, किस पर जाए? आप उसके शब्दों पे मत जाइए, आप अर्थ पे जाइए। हर चुनाव में एक मुद्दा जरूर उठता है, पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में लेकर के जरूर आया जाता है इस देश के चुनाव के। अब वो पाकिस्तान पे आ गए, हिंदू मुस्लिम पर आ गए, हाँ, विकास की बात कहीं भी बोले नहीं। कि राहुल गांधी की जीत और हार में पाकिस्तान ज्यादा निगाहें गड़ा के बैठे। हाँ, वो मिठाइयाँ क्या बात कर रहे हो आप यार? आप ये किस मतलब बात आप को लेके देखिए, जा रहे हो? पहले चरण के चुनाव के बाद विकास तो और विकसित भारत तो भूल गए, वो तो कहीं पर है ही नहीं गुरमीत जी। जी, तो अब ये कौन सी विकास की बात हम कर रहे हैं? ये विकास की ही सारी बात है। उन पे विकसित भारत का एक प्लान है, तो और वो भारत को विकसित करेंगे। वो कार्यान्वित हो रहा है, वो बिल्कुल कार्यान्वित हो रहा है। आप थोड़ा सा नजरों को सामान्य, न्यूट्रल करके देखें, आपको देश में कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे विकास नहीं हो रहा। और बात रही कि ये मंगलसूत्र की बात क्यों हो रही है, वो सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं, वो आपको एक चेतना दे रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के समय में क्या क्या होता है। आप भी जानते हैं कि जो भी जमीनें खाली होती थी उस पर कब्जे का डर होता था। मैं एक मिनट, सुमित जी, मैं आपसे, मैं सिर्फ आपसे एक इतनी सी बात आप बताएंगे। क्वेश्चन कर रहा हूं जी, आप जिस बात की आगाह की बात कर रहे हैं, किसका मंगलसूत्र आपने दिखता हुआ देखा? देखिए, किसी का मिलता हुआ देखा? देखिए, जब दूसरी, मंगलसूत्र गवा करके, देखिए, आप फिर शब्दों को पकड़ रहे हैं। सुमित जी, मैं यही राहुल जी से निवेदन किया है, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप मंगलसूत्र के सिर्फ शब्दों को पकड़ रहे हैं। देश को के अंदर आप अर्थ देखिए, जिस दुकानदार की दुकानों पे कब्जा होता था, जिस दुकानदार की दुकानों पे कब्जा होता था, ये भी मंगलसूत्र छीनने का प्रतीक है। उसके अलावा जिसकी जमीनों पे कब्जा होता था, आप देखिए, जब बच्चे स्कूल से नहीं आते थे, आप पूछिए, ये प्रिल्यूड के डायरेक्टर बैठे हैं, जब बच्चे स्कूल से 10 मिनट लेट पहुंचते थे तो स्कूल में फोन आ जाते थे कि मेरा बच्चा घर नहीं आया, स्कूल वो एक चिंतित माँ और बाप अपने बच्चे, लेकिन जो लेट आने के लिए आज भी चिंतित बच्चे जब घर से अब सुशील जी से बात, राहुल जी, मैं कह रहा हूं, जब बच्चे 10 बजे तक घर नहीं पहुंचते थे, विशेष तौर से जब स्त्रियां नहीं पहुंचती थी, कितना भय का, डर का माहौल था। आज देखिए, अगर बच्चे लेट भी है और फोन कर देते हैं कि हम 12 बजे आएंगे, तो हमें पता है कि दे आर सेफ। गुरमीत जी, एक मिनट, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इज डेफिनेटली बेटर टुडे, उसमें कहीं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं तो विकास की बात कर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर भी वो एक हिस्सा है विकास का, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो विकास भी होगा। सुशील जी, विकास की बात हो रही है देश में, हम जैसे राजीव जी ने कहा कि मंगल ग्रह तक पहुंच गए, और लेकिन अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में पिछले 2014 में मोदी जी आगरा आए थे और बहुत सारी बातें करके गए थे। एयरपोर्ट भी मिलेगा, बैराज भी मिलेगा, स्टेडियम भी मिलेगा, हाई कोर्ट भी मिलेगा। क्या क्या मिल गया आपको? आप तो गवाह हैं सब चीज। आगरा में फ्लाइट्स बढ़ गई है। अरे साहब, एक मिनट, एयरपोर्ट के लिए पैसा सैंक्शन हो गया है। आप मुझे भी देखिए, मैं इस समय बिल्कुल न्यूट्रल के नाते बात कर रहा हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि साहब पिछले 10 सालों में अगर सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार अगर देश में हो रहा है तो मैं कहूँगा आगरे से हो रहा है।
बिल्कुल ठीक। आगरे के अंदर ईमानदारी से पिछले 10 साल में, आप कहते हैं फ्लाइट, गुरमीत जी आप फ्लाइट की बात करते हैं, आपने कल आगरे से टिकट बढ़ाया, आप ईमानदारी से सोचते रहते हैं कि कल फ्लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी, आपने टिकट बुक करा लिया, 2 महीने 3 महीने बाद 3 फ्लाइट कैंसिल। ये कोई फ्लाइट चलाई है आपने? एक सिर्फ बात आई है, सिर्फ एक गंगा जल की 10 साल में, इसके अलावा आगरे के अंदर एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ये बात हमको माननी होगी, हमारे प्रतिनिधियों को माननी होगी, समझनी होगी। पहले ये जवाब आ जाता था केंद्र में कोई है, प्रदेश में कोई है, 50 तरह की बातें हो जाती थी। मोदी जी खुद कह के गए थे 2014 में, यही बगल में मीना कोडी मीना बाजार पे, उनका सुन लीजिए आप, और उसमें क्या हुआ ये देख लीजिए। एक 4 फ्लाइटें आ गई, 4 महीने के लिए आ गई, फिर कैंसिल हो गई, फिर वो हो गया। मतलब ये तो सिर्फ एक तरह से लॉलीपॉप है, रोना शुरू कर देता है बच्चा, तो अच्छा ले ले बेटा लॉलीपॉप। एक सबसे बड़ी बात ये है सर, एक प्राइम मिनिस्टर, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे शायद जब लोग कहकर गए थे जी, अगर वो बात आगरा शहर में कहकर गए 2014 में यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा, और एक चीज और बताइएगा, अगर वो बनारस में 10 साल में कमाल कर सकते हैं तो आगरा छूटा क्यों? बनारस ग्वालियर में आगरे का सारा ट्रैफिक ग्वालियर से जाता है, पूरे देश में। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की श्रेष्ठता है, उनकी विनम्रता है कि प्रधानमंत्री नहीं राहुल जी, प्रधानमंत्री होते हुए भी वो सारा काम कानून के अंदर करना चाहते हैं, कोर्ट के अंदर करना चाहते हैं। 90% एयरपोर्ट के काम हो चुके हैं, जो 5-10% न्यायिक प्रक्रिया के कारण रुके हैं, उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि न्याय सर्वोपरि है। 50 रुपए में उस बस के अंदर न्याय सर्वोपरि है से, और अंदर जाता है फॉरेन टूरिस्ट, वो कहता है कहाँ में नहीं, आप पुरानी बात कर रहे हैं, वहां पे टैक्सी शुरू हो चुकी है, टैक्सी एयरपोर्ट के अंदर तक जाती है, छुप नहीं जाती है, आंखें बंद मत करिए। देखिए राहुल जी, ये चुनाव सिर्फ आगरा का नहीं है, और हम जैसे ये चुनाव सिर्फ आगरा का नहीं है। आगरा के तो जनप्रतिनिधि जो है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि घर घर जाते हैं, प्रत्येक से मिलते हैं। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति आगरा का ऐसा नहीं है जो माननीय बघेल साहब से मिले और उनको ये ना लगे कि ये मेरे परिवारीजन है। इतनी आत्मीयता से वो सबसे मिलते हैं, सबके काम आते हैं। नहीं, फिर उससे क्या होता है? नहीं, उससे यही होता है कि आपको मिलने और आपको नहीं मिलते भी है, कार्य भी कराते हैं। मत मिलिए जिसको जरूरत है। राहुल जी, वो भी न्याय प्रक्रिया के अंदर ही सारे कार्य कराते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं बना पाए, 10 साल हो गए, यहाँ सफाई नहीं हो पाई है, लेकिन प्रक्रिया चालू है। अरे साहब, और जगह प्रक्रिया चालू नहीं। आप देखिए गुरमीत जी, हम और आप शहर में रहना, प्रक्रिया नहीं होती। हाँ। लेकिन ये मुद्दे मात्र 10 साल से तो नहीं है, हम 20-20, 25-25 साल से मुद्दे सुनते आ रहे हैं, बैराज का, एयरपोर्ट का। ये सुनने का भी मादा रखा करिए। ये आदत अच्छी नहीं है भाजपाइयों की कि सिर्फ बोलते ही रहते, दूसरे का सुनते नहीं। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए। आपको ये थोड़ी सी ये अपनाइए। देखिए, आप विकास की आगरा की बात करते हैं, आप इस देश की मूल समस्या है उन पर आप एड्रेस कर पाए। आप तो प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। नौकरियां कहाँ हैं? क्यों रोजगार के लिए नौजवान सड़कों पर भटक रहा है? क्यों महंगाई है? क्यों घर की महिलाएं इस बात से चिंतित हैं कि साहब हमारा घर कैसे चलेगा? क्यों इस देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है? आपका एक सांसद है जो 3000 महिलाओं का शोषण करता है और उसके लिए मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। क्यों ऐसा? अब देखिए, बोलने तो दीजिए, 2 मिनट आपकी बहुत देर से सुन रहे थे, आप हमारी भी सुन लीजिए। क्यों ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है तो वो सबसे बड़ा गुंडा, बदमाश, चोर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी सब कुछ होता है? क्यों ऐसा होता है कि जिस पल वो भाजपा में आता है और वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है? क्यों मोदी जी नहीं बोलते कि वो अजीत पवार के लिए क्या क्या नहीं बोलते थे, अशोक चव्हाण के लिए क्या क्या नहीं बोलते थे? उनका कहना था अशोक चव्हाण इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ है। आज वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री सबसे ईमानदार आदमी बन गया है भाजपा में आके। ये क्या है? आप कौन सी मुद्दों की बात कर रहे हैं? सपा कहती थी कि आप देखिएगा, सपा ये कहती थी कि ये जो कांग्रेस है बहुत चालू पार्टी है। आज वही सपा के साथ जुड़े हुए हैं। बहन मायावती चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं